हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे अतीत यानी कि 6th क्लास की NCERT, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे अतीत है वे किस तरीके से विकसित हुए, किस तरीके से वे बनते चले गए। तो हम लोग जो भी आपको पढ़ाते हैं वो कहानी के रूप में पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है वो बहुत बड़ी है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग कोई कहानी को समझ लो तो कहानी को समझने के बाद अब उसको आगे जब पढ़ते हो तो आपको आसानी जाती है, जब आपने अपने उत्तर लिखते हो तो भी आपको आसानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आपको उस कहानी को समझने से आगे की चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, पिछली कहानी के ऊपर कुछ वीडियोस को देखना होगा, जिन वीडियोस को मतलब 1 से लेकर 6 चैप्टर तक की जो वीडियोस है उन वीडियोस को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना है, या फिर आई बटन में आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको इन वीडियोस की जो लिस्ट है वो या जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसको हम लोग बोल सकते हैं राज्य से साम्राज्य। तो और कुछ पुरानी किताबों में इस अध्याय का नाम ये भी है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ NCERTs में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस को ध्यान में ही रखकर हम कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि रोशन के रुपए, मतलब एक रोशन नाम की बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसको क्या होता है, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी कड़क नोट मिले। मतलब रोशन को दादाजी द्वारा बहुत ही कड़क कड़क होते हैं ना नोट, जिन नोटों को पकड़ने की हमें भी बहुत इच्छा होती है कि जब हम उन नोटों को पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि उन नोटों को हम खर्च ही ना करें। तो वैसे ही नोट रोशन के पास भी उसके दादाजी द्वारा उसे प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त होने के बाद क्या होता है, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और उसको छूकर महसूस भी करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है। अभी भी आप लोग कोई भी नोट को जब देखते हो तो नोट के एक तरफ क्या होते हैं, हमारे गांधी जी होते हैं, और एक तरफ एक शेर वाला स्तंभ हमको दिखाई देता है। तो कभी आपने सोचा है कि वह शेर और जो गांधी जी का मुकुट है या जो गांधी जी का चेहरा है मुस्कुराता हुआ, वो उस नोट पर क्यों है? और बाई तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ये क्वेश्चन इस छोटी सी बच्चे के मन में आता है। तो एक बहुत आम सी बात है कि ये जो ऐसे प्रश्न हैं विभिन्न प्रकार के, ये हमारे मन में भी आते हैं। तो आओ हम लोग जानते हैं कि जो हमारे नोट होते हैं उन नोटों पर जो गांधी जी की और शेरों वाले जो स्तंभ है उनकी फ़ोटो क्यों होती है, वो जो स्तंभ है उसका क्या इतिहास है, गांधी जी का क्या इतिहास है, वो तो बहुत बड़ा इतिहास है, उसको अभी कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। पर एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों होती है वहाँ पर इन दोनों चीज़ों की चित्र। ठीक है, तो इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है ना, एक छोटा सा इतिहास नहीं है, उसका एक लंबा सा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उसे सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। हमने पिछले ही पार्ट में सारनाथ को पढ़ा था, तो अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखे होंगे उसके बाद इस वीडियो में आए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सारनाथ कहाँ पर है, और ये जो शेरों वाला स्तंभ है ये सारनाथ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। किनके बोलने पर इन शेरों वाले स्तंभ को लगाया गया था? तो अशोक के निर्देश पर इसके ऐसे कई स्तंभों को यहाँ पर लगाया गया था। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, है ना। तो आगे हम लोग अगर चले तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, अब उनके दादा कौन है? उनके दादा है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले ही रचना की थी कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने
चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। तो आपको ये पता है कि जो चाणक्य है उनके जो विचार है वह हमें अर्थशास्त्र की कई किताबों में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग आगे चले तो साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, है ना। जो साम्राज्य होता है उसमें एक नगर नहीं होता है, बहुत सारे नगरों को मिलाकर साम्राज्य बनता है। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, जो साम्राज्य होते थे वो अगर आप लोग आगे चलो तो एक मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो साम्राज्य है वो कौन थे है, वो काले बिंदु वाले जितने भी है वो साम्राज्य हुआ करते थे। तो छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे नगर को मिलाकर क्या होता था, एक साम्राज्य बनता था, है ना, क्योंकि इसलिए उसको साम्राज्य बोला जाता है। उसके बाद साम्राज्य के बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे उसमें प्रमुख नगर थे। अगर हम लोग तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ अगर हम लोग उज्जैन की बात करें तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, जो कि अभी आपको पता होनी चाहिए कि आरंभिक में अभी उज्जैन कहाँ पर स्थित है। और वहाँ पर आपको यह भी बताना है कि उज्जैन किस कारण से बहुत ज़्यादा प्रचलित में है और बहुत ज़्यादा फेमस है और किन की बहुत ही प्यारी प्यारी मंदिरें वहाँ पर बनी हुई हैं। तो इन चीज़ों को आपको सर्च करना है। उसके लिए दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। उसके पहले हम आगे चलने से पहले जान लेते हैं कि वंश क्या होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये इस वंश से नाता रखता है या फिर ये इस वंश से बिलोंग करता है। तो उसका मतलब ये होता है बेटा कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, है ना। जैसे कोई राजा है, फिर उसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। और तो इन सब लोगों को क्या कहते हैं, या फिर इनके जो परिवार होते हैं उन परिवारों में जो राजा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन है, चंद्रगुप्त है, ठीक है। पहले नंबर में कौन है, चंद्रगुप्त है। उसका बेटा कौन है, बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन, अशोक है। तो अशोक किसका पुत्र है, बिंदुसार का। और बिंदुसार का बेटा, बिंदुसार किसके बेटे हैं, चंद्रगुप्त के बेटे हैं। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बारी बारी से समझना है, कहानी को समझना है। तो बहुत ही आसानी से आपको पूरा अशोक और अशोक का जितना भी वंश है वो समझने में काफ़ी मदद मिलेंगी। तो उसके बाद आपको जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। तो जहाँ जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उनको आप देख सकते हो कि लाल बिंदु से दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो ये ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनको आप लोगों को कोशिश करना है कि उनका जवाब आप दे पाओ, क्योंकि अभी तक हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी तक आपका जो मस्तिष्क है वो इतना स्थिर हो गया होगा या इतना उसको समझ में आ चुका होगा कि जो ऐसे बहुत आसानी से जो 6th लेवल के क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे कि इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगल भरा हुआ था, है ना। आज भी आप लोग अगर मध्य भारत की और तरफ जाओगे तो वहाँ पर क्या होता था, जंगल ज़्यादा होता है, अब भी होता है। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आज भी भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में और भिन्न भिन्न देशों में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको पता होनी चाहिए कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि वे अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। और ये बहुत ऑब्वियस बात है कि जहाँ का कल्चर जैसे स्टार्ट हुआ है वहाँ उस तरीके के कपड़े लोग पहनते थे और उसी तरीके का वो खाना भी खाते थे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप
कोई दूसरे राज्य में क्यों ना जाए या कुछ दूसरे देश में क्यों ना जाए, वहाँ के खाने में, रहने में और पहनने में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो राज्य साम्राज्यों से भिन्न कैसे होते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि राज्य और जब बहुत सारे जो नगर हैं उनको मिलके साम्राज्य बनता था। तो अब हम देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते थे। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, है ना, जो साम्राज्य होते थे वो क्या होते थे, राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी, है ना। जो राज्य है वे साम्राज्य से छोटे हैं, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। अब एक बहुत ऑब्वियस बात है, जितना बड़ा आपका क्षेत्र होगा आपको काम के लिए उतने लोग लगेंगे। तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद अगर बेटा हम लोग आगे चले तो साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से होता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, जब आप लोग मौर्य साम्राज्य को पूरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था। इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब एक बहुत ऑब्वियस बात है कि जब बहुत बड़ा राज्य हो तो उसके लिए बहुत सारे जो कर उनको वसूलना होता था, उनके लिए अधिकारियों का नियुक्ति राजा ही करता था। जो राज्य के आदर्शों का उल्लंघन करता था, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अभी भी होता है ना, आपके पैसे काट दिए जाते हैं अगर आप लोग किसी दिन अपने काम पर नहीं गए या आप लोग कोई भी कारण से अगर बिना बताए अगर आप प्रशासन में या कहीं पर भी अगर आज भी आप मौजूद न रहे तो आपको उसका भुगतान करना होता है। तो इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य में कलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। क्योंकि आपको पता है कि तक्षशिला और उज्जैन क्या होते थे, ये साम्राज्य हुआ करते थे। तो इन जगहों से राजधानियों से शासन किया जाता था, है ना। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मतलब क्या होता है, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों का भी माना जाता था। अगर हम लोग आगे चले तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके अलावा वे मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आज आपको पता करना है कि सोने के लिए कौन सा राज्य या कौन सा जिला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या कौन से देश से सबसे ज़्यादा सोना निकलता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो किस संसाधनों की नजराने के रूप में इकट्ठे किए थे। अब हम ये नजराना क्या होता है ये भी समझेंगे आगे। और अथवा में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे वौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। अब बहुत ऑब्वियस है कि जब कोई राजा किसी साम्राज्य को चला रहा है तो जो लोग किसान थे या जो लोग पशुपालक थे उन लोगों को निश्चित तौर पर कुछ समय समय पर जैसे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें मौर्य को या पदाधिकारियों को लाकर देना था और ये उनसे उम्मीद की जाती थी, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि नजराना क्या होता है तो नजराना जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब जो अनियमित तौर है, मतलब कर तो लिया ही जाएगा पर नजराना क्या होता था, इसको जो अनियमित रूप से जब भी संभव हो कभी भी चले जाना और लेकर आ जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नजराना कहते हैं। इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजरानों को विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से
इसे देते थे। मतलब किसी के ऊपर नजराना ऐसा नहीं था जैसे कर क्या होता है आपको देना ही होगा, पर नजराना जो लोग अपनी इच्छा से ले लिया जाता था। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं दिया जाता था। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जो राजधानी में सम्राट थे तो मेगिस्तनीस चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा कौन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैग्नेस्तीस ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सम्राट का जनता के सामने आने से अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट आते थे तो उनके अवसरों पर क्या करते थे, शोभा यात्रा निकाली जाती थी और मुख्य रूप से जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। आपने देखा होगा पालकी किस तरीके से होती है, तो उस पालकी में उनको ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, है ना। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, है ना। बहुत आम सी बात है, अगर कोई सम्राट जा रहा है तो वहाँ पे उसका डर भी होगा कि उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, इसीलिए उस चीज़ों का उन पर ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता था। उनको खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे, क्योंकि हो सकता है कि खानों पर जहर मिला हो। इसीलिए क्या करते थे, जब उन्हें खाना देते थे तो जो नौकर जो खाना बना रहे हैं उसको वो पहले चखेंगे। अगर उनको कुछ भी नहीं होता है तो ही वे जो सम्राट रहते थे वो खाना खा लिया करते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, है ना। मतलब अगर जैसे कि समझ लो एक घर है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो वहाँ पर क्या होता था, अगर एक दिन राजा यहाँ पर सो रहा है, दूसरे दिन सो रहा है, तीसरे दिन वो यहाँ पर नहीं सोया करता था, क्योंकि हो सकता है किसी को पता चले और उनके ऊपर हमला हो जाए। इसीलिए वे एक जगह पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे, या फिर एक कमरे में 2 दिन से ज़्यादा वे नहीं सोते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। आज भी अगर आप लोग जाओगे तो पटना बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की राजधानी भी है पटना, है ना। उसके बाद यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी के अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उससे क्यों चखते थे, ये आपको बताना है, जो मैंने आपको बता दिया हूँ। और पाटलिपुत्र मोहिंजोदाड़ो से किस तरह से भिन्न था, आपको यह बताना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अशोक एक अनोखा सम्राट। तो जब पुरानी कुछ किताबें हैं उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो हमारा अध्याय नंबर 7 है उसका नाम भी कुछ इस तरीके से ही है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, है ना। लेकिन अभी इसको बदल दिया गया कि पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी होता है, चीज़ें बदली जाती है, पर ये चैप्टर मैंने पूरा देखा हूँ और भी कई पर चीज़ों को नहीं चेंज की गई है। उसके बाद अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वे ज़्यादातर किन 2 भाषाओं में लिखित है, ठीक है। उसके बाद अशोक का कलिंग युद्ध, है ना। उसके बाद अगर हम कलिंग तटवर्ती, जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्मृति हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए जब आप लोगों ने कुछ पुरानी किताबों में देखा होगा तो इस अध्याय का नाम इसीलिए था कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो क्या होता था कि जब वो खून खराबा देखते थे अशोक, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, एक अच्छी फीलिंग नहीं आती थी उनको। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, उसके बाद अगर हम लोग चले तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों को मृत के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में तो मारे ही जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। उसके बाद इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और एक दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतकर बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों को कैसे परिवर्तन हुए, यह आपको बताना है। और जब उन्हें अशोक ने क्या बोलते रहे, युद्ध जब वो हो रहा था तो उसने देखा कि कितना परेशानियां होती है, लोग अपने लोगों को खो देते हैं, जो कि आज भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा। कई ऐसे युद्ध चल रहे हैं, पर उस समय अशोक को बहुत बुरा लगा और उसने उस समय से निश्चित कर लिया कि वे अब किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं लड़ेंगे। और एक अभिलेख में उसने बताया कि मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और वो ये चाहते थे कि उनके जो बेटे हो पोते हो वे भी कभी भी युद्ध ना करें। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या अशोक के जो बेटे थे, जो पोते थे, उन्होंने युद्ध किया या नहीं किया, क्या उन्होंने अशोक की बात मानी या ना मानी, ये हम लोग सब आगे देखते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा से मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, जो कि अभी कहाँ पर रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगर आप लोग कभी राष्ट्रपति भवन जाते हो तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अशोक का धम्म क्या था, तो अशोक का जो धम्म है वो क्या था, अभी हम लोग समझते हैं। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो जो अशोक थे वे इन बातों पर भरोसा रखते थे कि वे किसी भी पूजा अथवा किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कि पिता अपने बच्चों से अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को भी निर्देश दें। और वे बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रेरित थे। ठीक है ना, उनके उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि उस समय कोई एक ही या दो या तीन ही धर्म था। उस समय भी, अशोक के समय भी बहुत सारे धर्म थे और वे इसके कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवारों में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते हैं। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने महसूस किया, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक अधिकारियों की नियुक्ति की और जो कि जगह जगह जाके धम्म की शिक्षा देते थे। तो धम्म की शिक्षा में क्या होता था आपने ये देखा। उसके बाद अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। तो उन्होंने ये भी काम किए, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको सुनाया जाए। और अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस से दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा, है ना। तो उन्होंने अपने धम्म को, या फिर इतनी बहुत गजब और
प्यारी तरीके की जो शिक्षा थी उसको फैलाने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए। उसके बाद अगर हम लोग 72 और 73 पेज देखो, मैं आपको एक और बार बताऊंगा कि जब आप लोग पढ़ रहे हो या फिर वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार बुक को खोलकर ज़रूर देखें, क्योंकि क्या होता है हर बार कुछ जो पृष्ठ के जो मानचित्र होते हैं वो बेहद पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं। तो उससे क्या होता है आपको, अगर जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मानचित्र 6, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर जाके उन चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों को चिकित्सा भी की। तो अशोक बहुत बड़ा नाम है, उनकी जब हम पढ़ेंगे आगे उनके बारे में तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम प्रजा के लिए किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का एक संदेश भी था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? उसके बाद ये है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को ध्यान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म को निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। अगर किसी दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव सी बात है कि वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और लगभग आप अभी देखोगे तो सभी धर्म एक चीज़ कहते हैं कि आप अपने धर्म की लाख तारीफ़ करो, लेकिन किसी धर्म की एक भी गलती ना करो। और अगर आप ये कर देते हो तो आपके धर्म की लाख अच्छाइयाँ कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपका धर्म खुद ये सिखाता है कि आप अपने धर्म की लाख तारीफ़ें करो पर कोई दूसरे धर्म की एक भी बुराई ना करो। यह अशोक ने आज से हजारों साल पहले ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो ऐसी खूबसूरत खूबसूरत बातें जो कि हमारे देश और दुनिया में आज भी हम उन चीज़ों को सीख ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अशोक ने उन समय कहा था। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी इनकी बातों में आज अगर हम लोग उस चीज़ से कंपेयर करें, आज की परिस्थितियों को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि अशोक ने क्या बातें कही है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करें तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हो। तो देखो आरंभिक में जो ब्राह्मी थी उसका जो अ था वो कुछ ऐसा था, उल्टा के था, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देवनागरी, जो कि अब तक ऐसा का ऐसा ही है ना, देवनागरी में अ को क्या बोलते हैं, ऐसा ही अ बोलते हैं, जो कि हम लोग आज भी लिखते हैं। उसके बाद बांग्ला में देखो ऐसा लिखा जाता है, मलयालम में ऐसा लिखा जाता है, तमिल में ऐसा लिखा जाता है ना, अ को। उसके बाद बेटा हम लोग आगे चले तो आपको एक कल्पना करना है कि तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो कि आप उनसे क्या बातें करोगे, तो उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद कुछ उपयोगी शब्द जैसे कि साम्राज्य, जो कि बहुत सारे अनेक किससे मिलके बनते हैं, आपको बताना है, क्योंकि ये बार बार हो चुकी है चीज़ें, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी आपको ये साम्राज्य लग रहा है, पर जब आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाओगे तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो साम्राज्य आप समझ जाओगे। उसके बाद राजधानी क्या होती है, अधिकारी क्या होते हैं, संदेशवाहक क्या होते हैं, प्रांत क्या होता है और धम्म क्या होता है। तो इन सभी शब्दों में हम लोगों ने आज बात किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथि की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत है ना, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से 2000 साल पहले हुई है। उसके बाद अगर जो हम मानचित्र 6 बोल रहे थे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आगे की बातें लगभग आज से 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, है ना। मतलब देखो कितने साल पुराना धर्म है,
मौर्य साम्राज्य 2300 साल पहले, और लगभग क्या बोल रहा है वो 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि क्या बड़े बड़े कारण थे जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 2300 और ये 2200 और 100 साल है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके स्थान पर, साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिमी भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। तब तक की शक शासकों का गुप्त शासकों की पराजय नहीं मिल गई, जो कि हम लोग अध्याय 9 में देखेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 साल पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में हम अगले पार्ट में हम कुषाणों के बारे में अधिक जानेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग आज से 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जैसे जैसे बेटा साम्राज्य या आते जाएंगे हम उनकी बात करते जाएंगे। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि पश्चिमी भारत में कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यह पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग आज से 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाका है ना, वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम सिक्के, पांडुलिपियाँ तथा पुस्तक से पता चलता है ना। ये सब चीज़ें हमको किन चीज़ों से पता चलती है, हमारे पुरातत्वीय और आर्कियोलॉजिस्ट और जो इतिहासकार हैं उनकी बहुत बेहतरीन मदद के कारण आज हम इन सब चीज़ों से पता कर सकते हैं, जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष की महत्वपूर्ण योगदान था, जिनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों में एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया जो कि मानचित्र 6 के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरें, स्फूर्तों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक भी खोजें हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इसके लिए इस पुस्तक में बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हमारी बातें संपन्न होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल जहां पर हर वीडियो की लिंक आती है उसको ज्वाइन करना है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।